नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब अगर चीन पाकिस्तान ने की नौटंकी तो सीधा ठोक देने का आदेश। चीन पाकिस्तान को गुजरात से पीएम मोदी का ये संदेश। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में उग्रवाद नहीं आतंकवाद है। शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में खुद की ही देश की खोल दी है पोल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जयशंकर ने भी चीन को पकड़ के रगड़ा, कहा सीमा पर अमन शांति से ही सामान्य होंगे रिश्ते, नहीं सुधरा चीन तो होगी कार्रवाई। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची। हिमाचल प्रदेश चुनाव में भाजपा ने कर ली तैयारी। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, हंदवाड़ा में आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया उसको निष्क्रिय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, और इसी के साथ अगर आपको भी देश की सरकार और सेना पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर दुस्साहस का करारा जवाब देंगे चीन पाकिस्तान को। गुजरात से पीएम मोदी ने दिया मैसेज और कहा कि नौटंकी करे तो सीधा ठोको। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा और रक्षा में भारत के बढ़ते कदम को लेकर कई अहम बातें कही हैं। पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि सीमा पर दुश्मनों के दुस्साहस का करारा जवाब देंगे। और इस डिफेंस एक्सपो की खास बात ये थी कि यहाँ रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वदेशी ताकत की झलक दिखाई दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में उग्रवाद नहीं आतंकवाद है। शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में अपने ही देश की खोल दी पोल। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान में इस समय खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इन प्रदर्शन की आवाज संसद तक सुनाई दे रही है। पड़ोसी देश में आतंकवाद इस कदर फैल गया है कि खुद मौजूदा पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकवाद इस कदर फैल गया है कि खुद मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने भी मान लिया है कि उनके देश में आतंकवाद का खौफ बढ़ रहा है। शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में बुधवार को कबूला कि उनके देश में उग्रवाद नहीं बल्कि आतंकवाद फैला हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरपोल की मीटिंग से भी दाऊद के बारे में पूछे गए एक सवाल के बाद पाकिस्तान के अधिकारी भाग खड़े हुए थे। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में पिछले दिनों आतंकवादियों ने खूब उत्पात मचाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर की चीन को खड़ी खड़ी, कहा सीमा पर अमन शांति से ही सामान्य होंगे रिश्ते, बंद करो नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के एक हिस्से से सैनिकों की वापसी के बावजूद भारत और चीन के रिश्ते अभी सामान्य नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नए युग में चीन की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आयोजित सेमिनार में चीन की तरफ से द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश को सिरे से खारिज किया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि भारत ने पूर्व में जिस तरह से आत्मनियंत्रण की नीति अपना रखी थी वो पुरानी बात हो गई है। विदेश मंत्री ने बेहद अर्थपूर्ण शब्दों में कहा कि नया युग सिर्फ चीन का युग नहीं है और अब उसको नौटंकी बंद करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेमिनार का आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडीज की तरफ से किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची। सिराज से लड़ेंगे सीएम ठाकुर, देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए हैं, और एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि 2 मंत्रियों के हल्के बदले गए हैं। भाजपा हाईकमान ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट काटकर उनके बेटे रजत ठाकुर को दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, आईईडी हुआ बरामद, बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया निष्क्रिय। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में हंदवाड़ा के लंगेट वुडीपोड़ा इलाके में बुधवार को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी बरामद किया गया, और इसके बाद सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस और सेना की 30 आरआर की एक संयुक्त टीम ने बारामूला हंदवाड़ा रोड पर एक आईईडी का पता लगाया, और इसके बाद यातायात को तत्काल रोक दिया गया और लोगों की आवाजाही को सड़क पर प्रतिबंधित कर दिया गया। और फिर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बिना किसी नुकसान के आईईडी को नष्ट कर दिया। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सेना की इस कार्रवाई से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रह्मोस अस्त्र तारिणी गुजरात में भारत की ताकत का विराट रूप।
चीन पाकिस्तान देख के थरथराए। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में जब भारत ने अपनी शक्ति प्रदर्शन की तो तमाम बड़े मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस, अस्त्र और तारनी एक साथ बिछा दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो की शुरुआत कर दी। और इस बार के डिफेंस एक्सपो में कई तरह के स्वदेशी हथियार की प्रदर्शन किया गया है और भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके पड़ोसी मुल्कों को सतर्क कर दिया है और चेतावनी भी दे दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेगी वायुसेना, बॉर्डर के पास भारत बनाएगा एयरबेस, पीएम मोदी ने रख दी है इसकी आधारशिला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा के पास दिशा में एक नए एयरबेस की आधारशिला भी रखी है और कहा कि यह नया एयरबेस देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात भारत में रक्षा का केंद्र बनेगा और भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका भी निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं स्क्रीन पर देख रहा था कि दिशा के लोग नए हवाई क्षेत्र के निर्माण को लेकर उत्साहित थे। वो हवाई क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दिशा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूरी पर है और यदि हमारी सेना, विशेष रूप से हमारी वायुसेना दिशा में मोर्चा संभालती है तो हम पश्चिम तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब दे पाएंगे। हालांकि उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 3.5 लाख में देंगे फुली फर्निश्ड घर। दोस्तों, लाइट हाउस प्रोजेक्ट से जुड़ी है ये खास बातें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब वर्ग के लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात के राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट राजकोट का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बनाया गया है और इसमें जिन लोगों को घर मिलेगा उनकी सालाना आय 3 लाख से अधिक ना हो। साथ ही उन लोगों के लिए 100% लोन की सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि एक फ्लैट की लागत 10 लाख रुपए है। 5.5 लाख रुपए का केंद्र इसमें सहयोग देगा और साथ ही 1.5 लाख रुपए राज्य इसका खर्च उठाएगा और 3.5 लाख की कीमत लाभार्थी के लिए होगी। वहीं सुविधा के तौर पर यहाँ कम्युनिटी सेंटर, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गार्डन, सेंट्रल पार्क और हर्बल पार्क मिलेंगे। तो दोस्तों, 3.5 लाख रुपए अभी गरीबों को देना होगा और 1.5 लाख रुपए राज्य की सरकार देगी और 5.5 लाख रुपए का केंद्र सरकार 100% लोन की सुविधा देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा, 75,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के मौके पर पीएम मोदी देश के युवाओं को तोहफा देने जा रहे हैं और देश भर के 75,000 युवाओं को नौकरियां देंगे। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के युवाओं से जुड़ेंगे और 75,000 युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट सौंप देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से, मनसुख मांडविया गुजरात से, अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ से, पीयूष गोयल महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री भी अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। दरअसल इस साल जून में सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा के बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद इस दिशा में मिशन मोड में काम शुरू हो गया था और अब उसी सिलसिले में पीएम मोदी 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी अक्सर मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करती है और अब ये विपक्षियों को मोदी सरकार की तरफ से जवाब है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में स्कूली बच्चों के साथ नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किया लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के गांधीनगर के अड़ालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया और इस मौके पर वो स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे भी नजर आए। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई 5G दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी, क्योंकि नवीनतम प्रौद्योगिकी चीज़ों को स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं और स्मार्ट शिक्षा से भी आगे पहुंचाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति देश को अंग्रेजी भाषा से जुड़ी गुलामी मानसिकता से बाहर निकाल देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चक्रवात सीतारंग से उड़ीसा में होगी भारी बारिश और इसी के साथ सरकार ने जारी कर दिया है अलर्ट। कर्मचारियों की छुट्टियां कर दी गई हैं रद्द। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा पर चक्रवात का खतरा बढ़ गया है क्योंकि चक्रवात सीतारंग उड़ीसा की तरफ आ रहा है। थाईलैंड ने इस चक्रवात का नाम सीतारंग रखा है। वहीं स्थानीय मौसम विभाग ने भी चक्रवात को लेकर अब चित्र स्पष्ट कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर अंडमान सागर एवं समीपवर्ती क्षेत्र में चक्रवात सक्रिय है और ये अगले 48 घंटे में गहरे दबाव में तब्दील
हो जाएगा। चक्रवात सीतरंग बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में केंद्रित होगा और बाद में यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इब्राहिम पर जवाब देने से भागे पाकिस्तान के अधिकारी, इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने के सवाल पर पाकिस्तान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली में पाकिस्तान की डेलीगेशन महसीन बट ने दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी और भारत भेजे जाने पर सवाल किया गया तो वो चुप रह गए और इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल महसीन भट्ट ने जवाब में सिर्फ थैंक यू कहा और चले गए। तो दोस्तों इस सवाल से पाकिस्तान के अधिकारी भाग रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो कीजिए लाइक। और दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरपोल जनरल असेंबली में बड़ा बयान, बोले आतंक के खिलाफ पूरे दुनिया को एकजुट होना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह समय भारत और इंटरपोल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2022 में आजादी के 75 साल मना रहा है और यह हमारी संस्कृति, लोगों और उपलब्धियों का उत्सव है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ विश्व को एकजुट होना होगा। इंटरपोल महासभा की बैठक में 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं और इसमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इंटरपोल महासभा की बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 प्रतिनिधिमंडल भी आए हैं और इसमें पाकिस्तान समेत 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवादी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। तो दोस्तों क्या आप भी पीएम मोदी की इस बात का करते हैं समर्थन? तो कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीधे पाकिस्तानी सेना से पंगा ले रहे हैं इमरान खान। अगली मेगा रैली में हो सकता है दोनों का आमना सामना। जी दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल मचने की संभावना है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और सेना के खिलाफ इस्लामाबाद तक एक लंबी मेगा रैली की घोषणा की है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान और उनकी पार्टी ने अप्रैल में सत्ता से बेदखल होने के बाद देश में सैन्य नेतृत्व को खुलेआम लताड़ लगाई है और इसीलिए सेना और इमरान खान के बीच अब किसी भी तरह की बातचीत का कोई मौका नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद ने कई मौकों पर सफाई दी है कि उन्होंने सेना को देश की राजनीति से दूर कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिफेंस में बड़ी छलांग की तैयारी, इन देशों को 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेगा भारत। जी दोस्तों, भारत ने बीते कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है और अब आने वाले सालों में इनमें और इजाफा होने की तैयारी है। भारत की ओर से अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों को 35,000 करोड़ रुपए तक के हथियार और ड्रोन आदि बेचे जाने की तैयारी है। डिफेंस एग्जीबिशन से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तैयारियों के बारे में जानकारी दी है और इस प्रदर्शनी में भारत स्वदेश में बने हथियारों, उभरती तकनीकों और अपनी रिसर्च और स्वाम ड्रोन्स जैसे उपकरणों की ताकत दुनिया को दिखाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी भारत ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अब भारत की कोशिश है कि इन हथियारों और तकनीकों को हिंद महासागर और देशों के अफ्रीकी मुल्कों को निर्यात किया जाए। दोस्तों ये मोदी जी के कठिन परिश्रम का ही फल है कि जो भारत कभी देशों की तरफ हथियार के लिए देखता था वो अब उन्हीं देशों को हथियार बेचने की स्थिति में आ गया है और भारत ने ये करके दिखाया है पीएम मोदी के नेतृत्व में। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शोपियां में टारगेट किलिंग, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकी इकोसिस्टम को कुचलने की सुरक्षा बलों को है पूरी आजादी, आतंकियों की नस्ल होगी तबाह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपियां में गैर कश्मीरी श्रमिकों की हत्या के मामले को बर्बर बताया है और उन्होंने कहा कि इस बार आतंकी हमले की शब्दों में निंदा करना ही काफी नहीं हो सकती। उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। आतंकी इकोसिस्टम को कुचलने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शोपियां जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरा सम्मान के साथ श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके संबंधित गांव में भेजे जाने की व्यवस्था करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि पूरी नस्ल को तबाह करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। आतंकवादियों की नस्ल तबाह होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी 23 को अयोध्या में मनाएंगे दीपोत्सव, सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे इसका जायजा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार हो गई है। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2021 को भूमि पूजन के बाद
अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन होगा। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में करीब 3 घंटे का प्रवास रहेगा और इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वो रामनगरी से प्रदेश को बड़ा संदेश भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे और उनके आगमन का कार्यक्रम तय हो चुका है। पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन के बाद राम जी की पौड़ी पर दीपोत्सव मनाएंगे। पीएम मोदी वहां पर सरयू नदी की आरती करने के साथ ही राजा राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अयोध्या जिला प्रशासन ने दीपोत्सव को भव्यतम बनाने की तैयारी की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कर रही है पसमानदा मुसलमानों के हक की बात। तैयार हो गया है लोकसभा चुनाव 2024 का ट्रम्प कार्ड। जी हां दोस्तों, पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी ने अब अपने प्लान पर खुलकर काम शुरू कर दिया है और इस साल अगस्त के महीने में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के दलित समुदाय से जुड़े होने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री ने इसमें पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी ने रणनीति बनाई और काम शुरू कर दिया और बीजेपी ने यूपी में पहले गुपचुप तरीके से पसमानदा मुसलमानों के बीच छोटे छोटे सम्मेलन किए और संघ से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया गया। बीजेपी नेताओं का मानना है कि रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में पसमानदाओं के बीच उनकी पैठ काम आई है और मुसलमानों के बंजारा समुदाय का एक मुश्त बीजेपी के खाते में जाना इसकी वजह से आजम खान के गढ़ में बीजेपी की जीत का कारण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने दिल्ली और छठ पर यात्रियों के लिए बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की संख्या। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दिल्ली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला कर लिया है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सहूलियत के लिए 32 और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें पहले से चल रही विशेष ट्रेनों के अलावा होंगी। रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब ज्यादातर लोगों को अपने घर जाना है और ट्रेन की संख्या कम होने के कारण टिकट नहीं मिल रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूएस से बड़ी निवेश की जमीन तैयार। मुख्यमंत्री योगी बोले बड़ी भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश भी है तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश का ग्लोबल हब बनाने के लिए जारी कोशिशों के बीच मंगलवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी आगमन पर USISPF प्रतिनिधि मंडल का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 250 मिलियन की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है। उद्योग अनुकूल औद्योगिक नीतियां हैं, सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। हम खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं। देश में सबसे अच्छी उर्वरक भूमि उत्तर प्रदेश के पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने के हमारे संकल्प की पूर्ति में USISPF सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और USA सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर ये दो देश मिलकर काम करें तो ये विश्व मानवता के लिए कल्याणकारी होगा और इस दृष्टि से भारत और US के बीच रणनीतिक संबंधों को और बेहतर करने में USISPF की बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए नेशनल हाईवे पर बनेगा हेलीपैड। सिंधिया ने मोदी सरकार के मेगा प्लान का दिया हिंट। जी हां दोस्तों, सरकार नए राजमार्गों पर हेलीपैड बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि इससे आपात स्थिति में लोगों को तत्काल बचाने में मदद मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय संपर्क बढ़ाने के लिए खासकर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सिंधिया ने कहा कि सभी नए राजमार्गों के साथ ही हेलीपैड होने चाहिए ताकि बुनियादी ढांचा तैयार हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड होने से आपात स्थिति के दौरान तत्काल निकासी में मदद मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों को दिवाली गिफ्ट। केंद्र ने खाद्यान्नों की MSP बढ़ाई। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सरकार ने गेहूं की MSP 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है और जिन फसलों की MSP बढ़ाई गई है उनमें गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, सूरजमुखी और सरसों तेल शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी जान लगा रही है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी का ये विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले का महत्वपूर्ण दौरा होगा। प्रधानमंत्री 19 अक्टूबर को सुबह 9:45 बजे गांधीनगर में डिफेंस
डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो दोपहर 12 बजे अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव में गरजेंगे यूपी के 5 बड़े चेहरे, बीजेपी ने दी किला फतेह की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी केंद्र का लोकसभा चुनाव हो या राज्य का विधानसभा चुनाव पूरा दमखम दिखाती है। वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, तेज तर्रार नेताओं को भी जातिगत और सामाजिक समीकरण ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में मौका देती है और ऐसा ही गुजरात में दिख रहा है। यहाँ यूपी के 5 बड़े चेहरों की जिम्मेदारी दी गई है और इनमें यूपी सरकार के 3 मंत्री, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, परिवहन मंत्री राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विजयपाल सिंह तोमर शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पार्टी के दिग्गज नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, कहा रोको भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और इस बीच कांग्रेस पार्टी के बीच बड़ी फूट सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक मत नहीं है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए और गुजरात व हिमाचल प्रदेश जाकर प्रचार करना चाहिए जहां चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, चुनाव छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं राहुल गांधी। इसको लेकर पार्टी में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं।